नमन, कुछ पढ़ रहे हो? ओके, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों? तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे आप लोग देखें। बच्चों मुझे बताएं, फर्स्ट फोर क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत परेशानी? फर्स्ट फोर क्वेश्चन बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, फर्स्ट नाइन क्वेश्चन 5, ठीक है। स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, मैंने ग्रुप पे तो यही डाली थी। हाँ मैंने माइक्रोवेव का वो ऊपर लगा दिया, फोटोइलेक्ट्रिक का पीछे लगाया है। मैंने माइक्रोवेव पे कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके चलो खैर, उसे फिर बाद में पूछ लेना, कोई नहीं, बाद में पूछ लेना। ओके बच्चों, अप टू 13 बच्चों को डाउट? अप टू 13 तभी मैं समझ आया कि इसमें वो वाले कितने क्वेश्चन नहीं आते। द वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वर्क फंक्शन, ओके 17 नंबर है, ठीक है। ओके बच्चों, मैं 17 नंबर इसमें डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों आवाज बंद कर लेंगे। वैसे तो वो वाले क्वेश्चन आगे नहीं थे। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज दिस, लाइट इसकी गिरा रहे हैं, वेलोसिटी देखो, 3 की लाइट गिराओगे तो 12400 डिवाइड बाई 3000, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। उसमें से एक वर्क फंक्शन में खर्च होगी, बची कितनी? 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर है? अब हमें स्पीड लिखनी है। क्या लिखनी है? स्पीड। तो ये एनर्जी है 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 की पावर -19, हाफ। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 वी स्क्वायर। अब ऑप्शन देखोगे तो बहुत दूर दूर है, तो बहुत प्रिसाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो 9/2 4.5, ये और ये लगभग 4.5 मान लो, तो ये तो कट गए। केवल पावर देखो, 3119 कितना बचेगा? 12 वी स्क्वायर। तो वी लगभग 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाए, तो अप्रोक्स आंसर आप बोल सकते हो 10 की पावर 6। तो इसमें ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो आपको प्रॉपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ पाए ना? ओके बच्चों मुझे बताओ, अप टू 17 अभी कोई दिक्कत? फिर देखो बच्चों, हाँ बोलो। ये 17 बच्चों, अप टू 20 कोई दिक्कत? अप टू 24 बच्चों, अप टू 28 बताओ मुझे। 1 2.5 देखता हूँ, अगर दिखेगा तो मैं बता दूंगा, वरना बहुत ज़्यादा इसमें देख पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके बताओ मुझे कहाँ है ये, ठीक है। बच्चों ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? वो वापस लाना है क्या? ठीक है। 12, टू डिफरेंट फोटोन ऑफ एनर्जी दिस एंड दिस फॉल ऑन आइडेंटिकल मेटल, वर्क फंक्शन। ये देखो 0.5 वर्क फंक्शन है, तुमने एक का गिराया तो आधा तो यहीं खर्च हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? 0.5। तुमने 2.5 का गिराया, आधा यहां खर्च हो गया, काइनेटिक एनर्जी बची 2। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो है 1:4। तो काइनेटिक का पूछा है, किसका पूछा है? काइनेटिक, हाँ 1:4 का था। ठीक है, समझ गए? ओके अब बच्चों इसमें आप देखो, क्वेश्चन 28 तक कोई दिक्कत? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बच्चों अप टू 33 इसमें कोई दिक्कत? अप टू 38
अप टू 43, 38। देखो, when monochromatic light of wavelength lambda illuminate a metal surface, stopping potential, ठीक है, 3 V नॉट। इफ 2 लैम्डा कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले केस में तुम लैम्डा का गिरा रहे हो, तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3V नॉट, तो E इंटू 3V नॉट, ये एनर्जी होगी। फिर तुम 2 लैम्डा का गिरा रहे हो, तो एच सी बाई 2 लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, और ये है EV नॉट। ये क्लियर है बच्चों? अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एच सी बाई लैम्डा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए किसके फॉर्मेट में, लैम्डा के टर्म्स में। ओके, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 एच सी बाई 2 लैम्डा, 3 एच सी बाई लैम्डा नॉट और 3 EV नॉट, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इसे सेपरेट कर रहा हूं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, बच्चों 3/2 में से 1 जाएगा, बचेगा एच सी बाई लैम्डा 2 लैम्डा, ये तो कट गए बच्चों, ये वाले कट गए, इधर बचेगा बच्चों 2 एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये कट गए, तो लैम्डा बच्चों यहां से आ जाएगा लैम्डा नॉट बाई 4, या लैम्डा नॉट यहां से हो जाएगा 4 लैम्डा। हाँ नहीं हो सकता है वो, कोई नहीं, समझो बच्चों 38। अभी इसमें कोई दिक्कत बच्चों? मुझे बताओ अप टू 43, कोई दिक्कत? अप टू 43 बच्चों, अप टू 47, आर photo electron emitted from the surface of sodium metal are of equal frequency, of equal kinetic energy, of equal duration, having velocity which changes from, ये सही है। देखो 0 से लेके kmax तक कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो वो सही है लास्ट वाला, ठीक है बच्चों। अप टू 50 कोई दिक्कत इसमें? अप टू 50 बच्चों। ओके बच्चों मुझे एक बार फिर बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज 27 देख लेते हैं। देखो NR NB देखना, NR NB respectively the number of photon emitted by red bulb and blue bulb of equal power। देखो रेड और ब्लू किसका पैकेट या फ्रीक्वेंसी, सोचो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ब्लू की। तो अब मान लो 2 घरों में 10-10 किलो मिल्क आ रहा है, एक में 1 किलो का पैकेट आ रहा है, एक में आधा किलो का, किसके यहाँ ज्यादा पैकेट्स जाएंगे? आधा किलो। तो अब इक्वल पावर मतलब इक्वल एनर्जी दोनों से आ रही है, ठीक है, लेकिन एक में बड़े पैकेट्स आ रहे हैं, एक में छोटे पैकेट्स आ रहे हैं। जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला उसका पैकेट की एनर्जी ज्यादा है, पैकेट की एनर्जी ज्यादा है तो कम पैकेट्स में काम हो जाएगा, तो ब्लू वाले के नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, रेड वाले के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा। बोलो बोलो पूरा बोलो। इंटेंसिटी क्यों सेम होगी ये बताओ? तो समझे नहीं, पावर चलो सेम है, पावर सेम है, एरिया कैसे पता है तुम्हें सेम है? देखो इन्होंने हमसे बोला है पावर सेम है और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कंपेयर करने, तो याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो उसमें हमने क्या किया है, पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी से किया, तो एक फोटोन की एनर्जी अपनी रेड वाले की कम होगी तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। हाँ बच्चों और कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत हो? तुम्हें कोई दिक्कत हो अनीस? फर्स्ट एक्सरसाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं इसके आंसर्स दे रहा हूं जो एक मैंने पेपर सीट तुम्हें प्रोवाइड की थी, इसमें बच्चों मैं 9th और अगर हम देखें कहाँ तक कर चुके हैं, इसमें 11 तक तो बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 से लेके 24 तक बच्चों मैंने आपको दिया होगा, 12 से लेके 24 तक बच्चों मैंने आपको दिया होगा, ठीक है, वो फिर बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझते हैं। तो पहले बच्चों में आंसर्स बता रहा हूँ। 12th में दिल्ली डी, 12th में दिल्ली,
बच्चों लिखता चलता हूँ, वरना एक ही आंसर 4 बार बताना पड़ेगा। तो बच्चों 12th दिल्ली, 13 बॉम्बे, 14 कलकत्ता, 15 कलकत्ता, 16 आगरा, 17 कलकत्ता, 18 बॉम्बे, 19 दिल्ली, 20 बॉम्बे, 21 बॉम्बे, 22 कलकत्ता, 23rd कलकत्ता, 24th दिल्ली। ये बच्चों आंसर्स हो गए। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूं, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों 13, इसमें किसी को डाउट? 30 में डाउट है। देखो, लेट आर रिप्रेजेंट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट एंड के रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी, देन क्वांटिटी के इंटू आर एन के साथ वेरी कैसे करेगी वो बताना है। बच्चों इसे मैं हटा रहा हूँ, हाँ समझ गए ना? बता देता हूँ, जिसको डाउट हो आराम से पूछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों, के है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी और आर क्या है? रेडियस। तो बच्चों याद करो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। नहीं, काइनेटिक एनर्जी में एन क्यूब नहीं था। रेडियस अगर लिखोगे तो रेडियस थी बच्चों एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल। तो ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कट गए, तो वो एन से इंडिपेंडेंट आ गया। एन स्क्वायर कट गए तो एन से इंडिपेंडेंट आ गया, मतलब एन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब बॉम्बे। समझ गए ना बच्चों? के इंटू आर एन से इंडिपेंडेंट आ गया तो वो कांस्टेंट रहेगा। बच्चों मुझे फिर बताओ 14 में किसी को डाउट? 15 बच्चों 14 देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों ये रेडियस के टर्म्स में हमें निकालना है, आर मतलब ये रेडियस है, ठीक है? तो देखो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। अब एंगुलर मोमेंटम बच्चों ये चीज है, तो एल यहां से क्या आया? एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्लियर है? अब रेडियस बच्चों होती है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो एन यहां से किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट रेडियस के। रेडियस होती है बच्चों एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एच और 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो एन की जगह में लिख सकता हूं रूट रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रूट रेडियस के। एक बार फिर बताता हूं, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एम वी आर, इस पूरे टर्म को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो इस पूरे टर्म को मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम। वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा, इसमें एच पक्का कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो वो किस पे डिपेंड किया? एन पे। और एन किस पे डिपेंड करता है? रूट आर पे। एन किस पे डिपेंड करता है? रूट आर पे। तो आंसर अपना क्या माना जाएगा? सी। हाँ बच्चों अब वापस बोलो इसमें जो दिक्कत हो। हाँ बोलो। आर ऑप्शन मतलब मैं नहीं समझा। देखो अब कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आर बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपरली देखोगे तो रूट आर है। हाँ देखो ऐसे नहीं होता है, समझना, मैं कई और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो फोर्स होता है के एक्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? के इक्वल टू एफ बाई एक्स होगा। अब तुमको सर के फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, नहीं है। के एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं है। वो दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। के कांस्टेंट होता है,
के क्या होता है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, देखने में फोर्स और एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब आप कहोगे कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं, वो कांस्टेंट होता है, तुम जिस रेशो में उसे बढ़ाओगे उसी रेशो में वो बढ़ जाएगा। V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी बाई आई। अब आप कहोगे रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा, नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको क्या सिचुएशन, समझ रहे हो। तो ऐसे ही समझो, आपने कहा एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, आप बोल सकते हो कि हाँ रेडियस पे डिपेंड करेगा, सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपको और चीजें फिर बतानी पड़ेगी। अगर मास और स्पीड फिक्स है तो ये सही है, वैसे नहीं। अब यहाँ पे स्पीड इस पे डिपेंडेंट हो जाती तो फिर ये चीज सही नहीं हो। मास तो चलो फिक्स मान लिया, लेकिन स्पीड में भी अलग अलग फैक्टर्स आ जाते, तो उस वजह से हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि एम वी आर आर के डिपेंडेंट, क्योंकि वी कोई फिक्स चीज थोड़ी है, समझ गया ना। ओके बताता हूँ, ये क्लियर है ना बच्चों, जस्ट एक सेकेंड। तुमने जैसे कहा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। हाँ अब बोलो। देखो बाकी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, हम v प्रोपोर्शनल टू रूट आर बोल सकते हैं, वो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, फिर सही है, क्योंकि यहाँ आपने v को r के टर्म्स में लिख दिया, फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो, ठीक है ना अरुण। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कोई डाउट? 16 बच्चों, 17, 18, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो लास्ट टाइम पे मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे आप देखोगे यहां सबसे लास्ट में देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वही मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना किसके प्रोपोर्शनल आया है, जेड क्यूब बाई एन की पावर 5, तो तुम बोल दोगे एन की पावर -5। एक सेकेंड, ये चीज समझना। हाँ आप तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स पूरा बोलो। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स इसमें आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के लिए देखो एक तो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड हो। अब कोई अपने मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स थोड़ी फील करेगा, जैसे मान लो अर्थ है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में थोड़ी फोर्स कोई फील करेगा। कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उस पर फोर्स लग सकता है। अब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आ रहा है, क्या है, तो हम वो चीज बोलेंगे, अभी के हिसाब से वो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ हम कहाँ थे बच्चों, ये रहा 19 में बच्चों किसी को डाउट? 20, देखो ए नॉट रेडियस है, वो रेडियस, ठीक है। 2 में ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम का निकालना, ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम, तो देखो रेडियस अपने पास होती है ए नॉट, ए नॉट वही 0.53 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाई जेड। अब ए नॉट बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम होता है 4, अब किस में निकालनी है तुम्हें, 2 में, तो ये कट गए, आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, ए नॉट, ठीक है। 21, इसमें कोई डाउट बच्चों? हाँ बोलिए। वो 0.53 एंगस्ट्रॉम मैंने बोला था, उसको कई बार ए नॉट आर नॉट बोर रेडियस बोलते हैं, वही 0.53 एंगस्ट्रॉम बोर रेडियस बोलते हैं, ए नॉट आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। हाँ अनीस समझना, कंसीडर 2 हाइड्रोजन लाइक एटम या आयंस ए एंड बी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की बी से ज्यादा है, तो इसका Z ज्यादा होना चाहिए तभी हो पाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा हो पाएगी, जब Z ज्यादा हो, क्योंकि सबसे कम तो हाइड्रोजन की रहेगी। फिर सोचते हैं, ठीक है, RUEL रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एटम
एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर यू ई एल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में क्या चीज सही होगी वो सोचते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये अपना हीलियम है और ये मान लो हाइड्रोजन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचते हैं रेडियस, रेडियस z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस a की कम होनी चाहिए, इन्होंने a की रेडियस ज्यादा बोली है, वो गलत है। फिर स्पीड, स्पीड होता है z बाई एन, तो जिसका z ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, तो a की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, वो सही है। एनर्जी, एनर्जी में क्या होता है, निगेटिव टर्म आ जाता है, तो अब हीलियम के लिए निकालोगे तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो माइनस का 52 समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसमें माइनस टर्म आ गया, तो इसकी एनर्जी कम मानी जाएगी। इन्होंने ए की एनर्जी ज्यादा दी है, देखो माइनस की वैसे कम है, वैल्यू वाइज देखोगे तो ज्यादा है। फिर एंगुलर मोमेंटम एन एच टू पाई, तो एन तो सेम ही है, ये सेम हो जाना चाहिए, हाँ ये सेम होगा। इन्होंने कुछ बड़ा वगैरह दिया है तो वो भी गलत है, समझ गए ना। तो अब अपने पास केवल ओके ऑप्शन बचता है, दैट इज बी। क्लियर है नीस? हाँ बोलो, वापस बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लिखोगे तो 1 माइनस 13.6, हीलियम के लिए 2 तो माइनस 54.2 या 4। अब एक बार माइनस भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी। लेकिन माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव में ज्यादा का मतलब कम। जैसे एक 100 रुपए की उधारी में, 1000 की उधारी में कौन ज्यादा गरीब माना जाएगा, जो 1000 वाला, वैसे ही मान लो, ठीक है। एंगुलर स्पीड अलग चीज हो जाती है, वो v बाई आर ओमेगा हो जाएगा। वो निकाल लेते हैं, देखो ओमेगा होगा v बाई आर या 2 पाई बाई टी से कर लो, वो ज़्यादा बेटर। तो टाइम पीरियड का इनवर्स या फ्रीक्वेंसी मान, तो जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वही ओमेगा का हो, ठीक ना। हाँ बच्चों हैंड राइज करें, योगेन तुम बोलो क्या चीज। आयनाइजेशन एनर्जी तो प्लस में ही होगी, जैसे मान लो इसकी एनर्जी माइनस 13.6 आई, तो इसको आयनाइज करने के लिए तुम्हें अपनी तरफ से 13.6 देनी पड़ेगी, हाँ तभी तो जीरो हो पाएगी, ठीक है। हाँ शायद कुछ और पूछ रहा था कोई। 21, देखो इसको समझना, ये चार चीजें रेडियस, स्पीड, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये चीज क्लियर है। अब तुमसे इसमें ये कहा गया है कि एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा हो सकती है, जब उसका Z ज्यादा हो। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अगर हम हाइड्रोजन मान लें, इसको हीलियम, तो इसके लिए Z हुआ 2, इसके लिए हुआ 1, तो ठीक है इसका हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, जैसे रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस होती है n स्क्वायर बाई जेड, तो हीलियम का Z ज्यादा है तो उसकी रेडियस कम होगी, उस वजह से वो गलत हो गया। स्पीड देखोगे Z बाई एन, तो हीलियम का Z ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, वही दिया है, सही है। फिर एनर्जी, हीलियम की एनर्जी ज्यादा निगेटिव होगी तो वो ज्यादा कम मानी जाएगी, उसमें कुछ और दिया है, गलत। एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई, तो n सेम है तो वो सेम होना चाहिए, उसमें कुछ और दिया है, गलत। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड तुम बोलो। उससे भी कर सकते हो तो बताता हूँ, ठीक है, ओके समझ गए ना। हाँ करण तुम बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ी होगा, थोड़ा लॉजिक से वो कर सकते, नोट भी ऐसे किसी से नहीं करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली ये समझो, जैसे मैंने जो एनर्जी लेवल्स बताए, माइनस 13.6, माइनस 3.4, अब मान लो ग्राउंड स्टेट में, वहां से तुम इसको बाहर निकाल रहे हो तो वो 13.6 हो जाएगी। अगर फॉर्मूला वाइज ही चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बट फॉर्मूले से ज्यादा उस चीज को समझो, वो बेटर है, ठीक है। ओके बच्चों फिर देखो 22, इसमें कोई दिक्कत,
23 इसमें दिखता है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब फोर्स, वो सब ठीक है. प्रोटॉन वो ठीक है. इफ ए नॉट रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैक्यूम स्पीड, ये तो शायद कल किया था वही है ना, कोई बात नहीं मैं वापस बता देता हूँ. ठीक है देखो बेसिक से करना है बस. ये सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्ब फोर्स. के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर. एक आर कट गया. अब इसको यहां बेस के अंडर रूट ले लो तो ई स्क्वायर का ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, ये अंडर रूट में आ गया बस. हाँ वही तो देखो समझो क्वेश्चन की कई बार रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है समझे. जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m, और भी एक आध फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो तो सही है. हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था वो पता नहीं बड़ा सा कुछ आया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन उस तरह के नहीं, तो हमें डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा. और वही मैंने कल बताया था, इसी वजह से हमें डेरिवेशन वाली स्टेप्स भी आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा उसी तरह से हमें मिले वो जरूरी नहीं है. ठीक है ओके 24 बच्चों, इसमें अभी कोई डाउट? 24 देखो द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज डायमीटर, ये व्हाट इज डायमीटर ऑफ 10th ऑर्बिट. 10th ऑर्बिट तो देखो हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो. नहीं मुझे भी मिल रहा है वैसे, मैं ले लूँगा. ठीक ओके बच्चों मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ. बच्चों देखो आपको ग्राउंड स्टेट में डायमीटर दिया तो रेडियस अपने पास होती है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया डायमीटर डी नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. डी नॉट हमें शायद कुछ दे रखा है और ये 10वां ऑर्बिट दिया है तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 1 तो 100 गुना डायमीटर हो जाएगा. तो पहले डायमीटर 1.06 था, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 106. समझ गए ना? बोलो बच्चों इसमें कहीं दिक्कत? तो बच्चों अब इसमें बच्चों 30 तक शायद नहीं किए हैं, 28 तक कर लिए. 28 तक बच्चों कर चुके हैं. 28 तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बच्चों अब इसके बाद की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसे समझें. तो बच्चों अब मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने मोबाइल वगैरह अगर हो तो वो अंदर रख लें. ठीक है अब बच्चों जो टॉपिक चल रहा था उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसे बच्चों समझते हैं. बच्चों जैसे ये सिचुएशन है बच्चों ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी. बच्चों मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, ये k मान लो कोई कांस्टेंट है या k नॉट कर दिया इसे log r. r इसमें क्या है? रेडियस. बच्चों पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे और थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन लिखवाता हूँ. हाँ log ln मतलब वो log है बच्चों. हाँ ln r, r मतलब रेडियस. सर एक क्वेश्चन में log लैम्डा और log थीटा वो था क्या कहते हैं ग्राफ, वो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन मुझे बताना, वो जब आएगा तो डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं. कर लें डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं. हाँ पीछे प्रिंस और कार्तिक. प्रिंस तुम उस साइड हो जाओ बिल्कुल कॉर्नर में, अपना बैग इस साइड रख लो. ओके अब बच्चों समझो, जैसे मैंने आपको डेरिवेशन इसका डिस्कस किया था. डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट कभी कभी इस वजह से भी पड़ जाती है कि कई बार थोड़ा सा फॉर्मूले से हट के क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें बेसिक स्टेप्स आनी चाहिए. तो उस वजह से बच्चों थोड़ा सा मैंने डेरिवेशन डिस्कस किया था. अब खासकर जो ये मैं पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफ़ी जेईई मेंस में आते हैं.
अब जेई मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके जेई नीट में रिपीट हो जाते हैं, तो उस वजह से ये पैटर्न डिस्कस करना जरूरी है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हों। ठीक है, तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे लैंग्वेज, या मैं पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा देता हूँ फिर और डिस्कस करता हूँ। इतना नोट कर लिया ना? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइंड रेडियस एंड टोटल एनर्जी, ये दो चीजें पूछी हैं। आगे बस इसमें एक लाइन और लिख लो, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल। तो इससे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगला आप करना, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल। क्वेश्चन तो यही है, फाइंड रेडियस एंड टोटल एनर्जी, बस एक लाइन उसमें और ऐड करवा दिए, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब बच्चों मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो बच्चों। प्रॉपर ये एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। प्रॉपर लैंग्वेज बच्चों ये रहती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, its potential energy is given by function u equal to k naught log r, u equal to k naught log r। ठीक है, अब where r is radius of orbit, k naught is constant। ठीक, if Bohr theory is applicable then find radius and energy। प्रॉपर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है। अब इसी में थोड़ा और लैंग्वेज बदल के कई बार ये बोल देते हैं, बोर क्वांटाइजेशन इज वैलिड, बोर क्वांटाइजेशन इज वैलिड, या कई बार और लैंग्वेज बदल के बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। तो इन सब का एक ही मतलब होता है कि एक इक्वेशन तुम कौन सी लगाओगे, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है उसमें या तो ऐसे एनर्जी दे देते हैं या आपको फोर्स दे देंगे। फोर्स जैसे कूलाम फोर्स हम लगाते हैं, कूलाम फोर्स की जगह उन्होंने बोल दिया कि फोर्स कौन सा है, मान लो k बाई आर, या फोर्स के आर दे दिया, या कुछ और प्रोवाइड कर दिया। तो जनरली इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक तुम्हारा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई वैलिड रहता है, दूसरे के लिए तुम्हें यहां से निकालना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों बेसिक चीज वही लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, कूलाम फोर्स, लेकिन यहाँ कूलाम फोर्स की जगह ये वाला फोर्स आ गया। तो अब बच्चों तुम क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दे रखी है, बच्चों बताओ उससे फोर्स कैसे आएगा, डी यू बाई डी आर, माइनस का डी यू बाई डी आर, पर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंक्लूड करने की इतनी जरूरत नहीं है। फोर्स माइनस का डी यू बाई डी आर, पर मैग्नीट्यूड वाइज ही लेना। अब उस फोर्स को तुम किसके बराबर करोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर। पहले तुम इससे फोर्स निकालोगे और फोर्स को किसके बराबर करोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बच्चों तुम लगाओगे वही एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। उनको सॉल्व करके तुम रेडियस और एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अब रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी लिख लो, या चलो मैंने टोटल एनर्जी लिख दी है तो वही सही, या टोटल छोड़ो बस काइनेटिक एनर्जी लिख लो, फाइंड रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब करो बच्चों, समझ गए ना क्वेश्चन की सिचुएशन। एक बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके तुम फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स तुमने निकाल लिया, उस फोर्स को तुम इक्वेट करोगे एम बी स्क्वायर बाई आर से। देखो एक तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई लगाना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी आर, उससे फोर्स आएगा, उस फोर्स को बराबर करोगे एम बी स्क्वायर बाई आर के, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, करो बच्चों अब। तो इसी में बच्चों बस थोड़ा सा डेटा बदलता रहता है, प्रोसेस यही रहती है। अब थोड़ा सा लगभग तो मैंने बता ही दिया है, लॉग का वन बाई आर नहीं, लॉग का केवल वन बाई आर। देखो आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, एफ इक्वल टू डी यू बाई डी आर, तो वन बाई आर और आर का तो वन ही हो जाएगा, तो मतलब नहीं, समझ गए ना। रेडियस से एनर्जी कैसे आएगी?
थोड़ा दिमाग लगाओ, करो, फिर मैं बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला है, चलो कर लिया होगा बच्चों। अब मैं डिस्कस करता हूँ, चलो ठीक है। बच्चों जिससे हुआ हो एक बार बताएं मुझे। रेडियस NHV अपन 4 पाई हाँ तुम बोलो। रेडियस NHV अपॉन 4 पाई K। देखो इसमें क्या होता है, v तुमने अपनी तरफ से माना, तो v के टर्म्स में आंसर नहीं दो। NH अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर वो निकल आएगा, है ना। चलो देखते हैं बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलो अब देखो, तो बच्चों अब इसे देखना। बच्चों फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो वो होता है माइनस का du बाई डी आर। बच्चों याद करो, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं। माइनस के नॉट कॉन्स्टेंट, लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर, फोर्स ये आ गया। माइनस बच्चों बस ये बता रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है और वो होना भी चाहिए, तभी जाके वो बाउंड कर पाएगा। अब पहली चीज बच्चों, वही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कूलाम फोर्स की जगह ये वाला फोर्स हो जाएगा, तो के नॉट बाई आर, आर आर कट गए, तो v बच्चों यहां से, या एम बी स्क्वायर बच्चों यहां से आ गया के नॉट, 2 से डिवाइड कर दो, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया? के नॉट बाई 2। और एम बी स्क्वायर बाई 2 क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या आ गई? के नॉट बाई 2, एक आंसर। अब हमें चाहिए रेडियस, तो उसके लिए बच्चों एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब r यहां से बच्चों हो गया एन एच 2 पाई एम वी, क्लियर है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखो v की वैल्यू यहां से रख देता हूं, तो v की वैल्यू रूट के नॉट बाई एम, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम, और v की जगह मैं लिख सकता हूं रूट के नॉट के बाई एम, बस एक रूट एम हट जाएगा, वही आंसर। समझ गए बच्चों? तो अब कंक्लूजन समझो बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है, एक तो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दूसरा या तो तुम्हें फोर्स क्लियरली दे देंगे कि भाई फोर्स तुम्हारा है k बाई आर, अब करो, या k बाई आर क्यूब दे दिया, या k इंटू आर दे दिया, तो एम बी स्क्वायर बाई आर तुम इसके बराबर रख दोगे, एक ही है, और दूसरा एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई रहेगा। हाँ बोलो। देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कल में तो घूमेगा ही, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही ये वाला फोर्स बन जाएगा। नेगेटिव अट्रैक्टिव नेचर बता रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस माइनस का कोई मतलब नहीं। बच्चों अभी ये क्लियर है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जनरली बच्चों को टफ लगता है, लेकिन अगर आपको पता है कि हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? समझ गए ना बच्चों? याद रहे अधिकतर क्वेश्चन में एक एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और दूसरा ये चीज रहेगी। इसमें भी शायद हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो या ना हो, मुझे याद नहीं, देखता हूँ। इसमें शायद इंक्लूड नहीं कर पाया मैं। ठीक है बच्चों, अभी हटा दो इसे। ठीक है, किसमें? ये तो अपनी तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी, तो सीधा काइनेटिक एनर्जी ये लिख सकते। ठीक बच्चों, हटा दूं करा? ठीक है, अब बच्चों वैसा ही क्वेश्चन ये है, इज एज ए होमवर्क रख लो। अब u मैंने दिया है k बच्चों k नॉट कांस्टेंट मान लो, e स्क्वायर अपॉन 3 r क्यूब,
If Bohr theory is applicable, then find radius and kinetic energy लिख देता हूँ, kinetic energy of nth orbit. बिल्कुल बच्चों वैसे ही करना है, बस फर्क ये है उसमें u log r के फॉर्म में था, ये है प्रोसेस में कहीं कोई चेंज नहीं, तो इसको बच्चों एज ए होमवर्क रख लो, वो हम कल डिस्कस करेंगे. ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नहीं नहीं ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो एप्सिलॉन नॉट होता है. नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, वो क्या होता है सेंट्रल फोर्सेस में वो हो जाता है, एमवी जो स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इसमें ये चीज जरूरी नहीं कि वो वैल्यूड हो, ठीक है ना. वरना आप खुद सोचो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आई, पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है, तो वो बराबर हो ही नहीं पा रही. जैसे पिछले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के नॉट लॉग आर कुछ दी थी, काइनेटिक एनर्जी के नॉट बाई 2, वो सेम थोड़ी है. तो वो जो अपनी थ्योरी रहती है वो केवल जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में भी वही स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, इसमें भी वही स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, तो उन पे लग जाती है, हर एक पे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है. स्टैंडर्ड वाले में लग जाती है, इस पे नहीं लगती. बोलो हाँ किसको, ये चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, यू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, टर्म समझते चलना. के नॉट कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना. आर रेडियस, 3 तो बताइए. अभी क्लियर है बच्चों. प्रॉपर क्वेश्चन ये रहता है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस एंड इट्स potential energy is given by this. If Bohr theory is applicable, then find radius and kinetic energy of nth orbit. Proper question ये होता है, ठीक है. वो उससे निकल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड उस तरह से मैच नहीं करेगी भाई बराबर हो, वो ऐसा नहीं होगा, वो तो खैर रहेगा ही रहेगा, ठीक है. चले बच्चों आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं, इस क्वेश्चन को हटा दो ना बच्चों, ठीक ठीक. अब बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो बच्चों इसमें अगर तुम देखोगे तो वो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यहाँ पे देखोगे तो वो ये रहा एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो बच्चों हम दो तरह से स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम बच्चों दो तरह से स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं. एक होता है बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम, एक क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा बच्चों होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या मतलब होता है बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो समझो. ओके बच्चों समझो, ये बच्चों ऐसे समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है. देखो मान लो मुझे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझना है, मुझे क्या करना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझना. तो ये मैंने एक ट्यूब ली, क्या ली ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी. तो बहुत कम प्रेशर पे इस पे हाइड्रोजन गैस भर देते, इसमें बहुत कम प्रेशर में हाइड्रोजन गैस भर दी. यहां से बच्चों करंट पास कराते, करंट पास कराते हैं तो हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस को एनर्जी मिलती, हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस को एनर्जी मिलती है. तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे. अब ऊपर जाएंगे तो उस केस में क्या होता है, ऊपर की जो स्टेट्स होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबल होंगी तो वापस आएंगे, वापस आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर फोटोन एमिट करें. वो क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर फोटोन एमिट करें. अब बच्चों एक बार सिंपलिसिटी के लिए बस मैं ये मान रहा हूं, 2-3 ही मान रहा हूं क्योंकि ज्यादा में फिर दिक्कत होगी. 3.4 1.5 माइनस एक बार हटा दिया है, वो कंफ्यूज करता है. मान लो इसको एनर्जी मिली, ये यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, और भी हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यही बनाया. तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं ऊपर, तो नीचे आएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 10.2, तो उसका एक फोटोन एमिट कर देंगे. मान लो वो नीचे आते,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12.1, फोटोन एमिट कर देंगे। मान लो वो यहां से ऐसे आते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 1.9, उसका फोटोन एमिट कर देंगे। तो बच्चों ऐसे क्या होगा, हमें 1 2 3 फोटोन मिल जाएंगे इसके हिसाब से, समझ गए। तो ये होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या है, लाइट को एमिट कर, लाइट को एमिट कर। तो अब बच्चों मान लो मैंने एक बिल्कुल अंधेरा रूम बना रखा, बिल्कुल अंधेरा रूम, समझ गए, बिल्कुल अंधेरा रूम बना रखा है और उसमें ये पूरा सेटअप बना रखा है। उसमें फिर लेंस लगाया, स्लिट लगाई, प्रिज्म लगा के उसको क्लासीफाई कर दिया। तो मुझे ये 3 लाइट मिली, तो मुझे उस अंधेरे रूम में कितनी तरह की वेवलेंथ दिखेगी, 3। उस अंधेरे रूम में मुझे कितने तरह की वेवलेंथ दिखेगी, 3। क्लियर है। अब ये मान लो मैं एक और ऑर्बिट ले लूं, एक और ऑर्बिट ले लेता हूं। 1.5 के बाद अपना आता है 0.85। तो अब ये 3 तो है ही, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और भी मिल सकते हैं। तो हमें 4-5 और लाइन मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम एक अंधेरा सा रूम बना दें तो उसमें अंधेरे में हमें 4-5 इस तरह की लाइन दिख जाएंगी चमकती हुई। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर डार्क बैंड हम लें तो उसमें हमें कुछ चमकीली लाइंस दिख जाएंगी। डार्क बैंड, जैसे मान लो मैंने प्रिज्म लिया, उधर एक डार्क बैंड बना दी, तो उस डार्क बैंड पे मुझे अलग अलग, जैसे अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग कलर, तो अलग अलग कलर की कुछ लाइंस मिल जाएंगी जो कि मान लो मैंने ऐसे दिखा दी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इस तरह से डार्क बैंड पे कुछ चमकीली लाइंस मिल जाती, चमकीली लाइंस मिल जाती। अब ये हर एटम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे हाइड्रोजन में ये डिफरेंस 10.2 का है, ये हीलियम में 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, 40 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हीलियम के लिए अलग तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, लिथियम के लिए अलग तरह से मिलेगा। तो इसकी बेसिस पे ही हम पता कर लेते हैं कि मान लो कोई कंपाउंड है या मान लो मिक्सचर ऑफ गैस है, उसमें कौन कौन सी गैस वगैरह मिक्सअप हो सकती है, किस किस तरह की गैस का मिक्सचर हो सकता है। ऐसी मेटल्स हैं, मिश्र धातु है, उसका भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। गोल्ड में अगर कॉपर मिला दिया तो उसका अलग, इसका अलग, तो उससे हम कंपोजिशन पता कर लेते हैं। तो अब कंक्लूड करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बिल्कुल इस प्रोसेस पे नहीं जाना है, इसी वजह से बच्चों ये डायग्राम मैंने इसमें दिखाया भी नहीं है। मैंने इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बताया कि ये लो प्रेशर पे H2 गैस है, इसमें करंट फ्लो करवाया, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इससे लाइट निकलेगी, उसको प्रिज्म पे गिराया, यहाँ हम स्क्रीन पे लेंगे, यही स्पेक्ट्रम। अपने लिए इतना काफ़ी है, इतना डिटेल डायग्राम का कोई मतलब नहीं, वो बस समझाने के लिए, समझ पाए। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम करते क्या है, एक ट्यूब लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी, अगर हाइड्रोजन का पता कर, हीलियम का पता करना है तो हीलियम भर दे। फिर उस पर जब हम करेंट फ्लो करवाएंगे तो हाइड्रोजन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो अपर स्टेट में जाएंगे, अपर स्टेट में जाएंगे तो जब वापस आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के फोटोन एमिट करेंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के फोटोन एमिट करेंगे। उसको अगर हम एक स्क्रीन पे ले लें और मान लो डार्क रूम है तो हमें 3 4 5 10 50 100 उस तरह से लाइन दिखाई देगी। उन इस स्पेक्ट्रम को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये चीज समझ गए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, समझ गए ना बच्चों, ठीक। एमिशन स्पेक्ट्रम, तो बच्चों वही मैंने इसमें समझा रखा है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। अब बच्चों अगर हमें वेवलेंथ निकालनी, वेवलेंथ निकालनी, तो बच्चों इसके बाद समझना, एनर्जी का अगर तुम बड़ा सा फॉर्मूला देखोगे तो इधर बच्चों देखना, एनर्जी का ये बड़ा सा फॉर्मूला है, एनर्जी का बड़ा सा फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं, m⁴ z² n² 8ε0² h²। ये क्लियर है बच्चों। अब प्रॉपर देखोगे तो बच्चों इसमें एक माइनस साइन और होता है, तो एक माइनस साइन और लगा देता हूं, इसमें माइनस नहीं लगाया पर ठीक है, समझ गए। अब मान लो बच्चों इस तरह से समझो, ये 1 है, ये 2 है, या ये मान लो 3 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों समझो,
अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आ रहा, यहां से यहां जंप करके आ रहा, तो स्टार्टिंग वाले को हम बोलते हैं इनिशियल, इसको हम क्या बोलेंगे फाइनल। तो एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस बच्चों हम कैसे लिखते हैं, लॉस बच्चों हम लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, और उस डिफरेंस के बराबर का फोटोन निकलेगा तो hc बाई लैम्डा, उस डिफरेंस के बराबर का क्या निकलेगा, फोटोन। समझ गए बच्चों। अब यहां पे जब मैं एनर्जी लिखूंगा तो इसको मैंने लिख दिया इनिशियल, यहां पे लिखूंगा तो मैंने लिख दिया फाइनल। तो अब इनिशियल एनर्जी जब मैं लिखूंगा तो यहां क्या लिख दूंगा, इनिशियल। जब फाइनल लिखूंगा तो यहां पे लिखूंगा फाइनल, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। अब इनिशियल माइनस फाइनल जब मैं करूंगा, इनिशियल माइनस फाइनल जब मैं करूंगा तो इनिशियल माइनस फाइनल hc बाई लैम्डा, इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा तो बच्चों ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। m e की पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ hc बाई लैम्डा, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो n फाइनल का स्क्वायर n इनिशियल का स्क्वायर। तो अगर मुझे 1 बाई लैम्डा चाहिए तो इस पूरे को भेज दो, वो बन जाएगा। इतना समझे बच्चों। क्या चीज, वो चेक कर लेंगे, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से पढ़ा हो, पर चीजें सेम होंगी। मुझे बता देना, वो कोई दिक्कत नहीं। छोटा अभी भी वही है, फाइनल ये छोटा है इसमें, तो वो मुझे बता देना, वो चीज वही होगी, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों ये सब कोई काम का नहीं होता है, हम लोग अब 2 मिनट रुको, मैं पहले कंप्लीट करता हूँ फिर पूछना बच्चों, अभी समझो। अब बच्चों ये सब इतने बड़े बड़े फॉर्मूले किसी को याद नहीं रहते हैं, कोई काम के नहीं। काम की चीज क्या है वो समझो। काम की चीज ये बच्चों जो मैंने यहाँ लिखा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगी, hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। अब ये बड़ा सा फॉर्मूला बन गया, ये बड़ा सा फॉर्मूला कभी किसी को याद नहीं रहता है, ना ही उसे याद करने की जरूरत है। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस hc को इधर भेज देते हैं, और जो भी कुछ बचता है, जो भी कुछ बचता है बच्चों, उसको हम बोल देते हैं r, वो बढ़िया रहता है। तो बच्चों hc को उधर भेज दिया। अब 1 बाई लैम्डा, जो भी hc को भेजने के बाद बचा है उसको मैंने लिख दिया r, और फॉर्मूला अपने पास बन जाता है ये। बस ये याद रखना, ये याद रखने वाला फॉर्मूला, समझे बच्चों। तो ये याद रखने वाला फॉर्मूला है जो कि बच्चों मैंने यहां लिखा है। इधर देखो बच्चों, 1 बाई लैम्डा r, या इसमें भी हो सकता है वो यहां हो, मैं बदलता हूं हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए भी लग जाएगा। जैसे बच्चों ये रहा, तो z मैंने लिख दिया ना, z के लिए मैंने z इसमें ऐड कर दिया, नहीं वो इसी में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। रुको रुको, वो सब सही है, चिंता मत करो, सब सही है, चिंता मत करो, ठीक है ना। अब समझो बच्चों, आप कंक्लूजन समझो। h न्यू ये क्या है, hf या h न्यू, फाइनल माइनस वही चीज है, इन सबको हमने क्या बोल दिया है, r। तो अब तुम्हारे लिए जो याद रखने वाला फॉर्मूला है वो ये है, इससे बच्चों याद रखना जरूरी, समझ गए। प्रोसेस कैसे आई है वो भी मैंने बता दिया, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और याद रखना भी बच्चों आसान है, फाइनल इनिशियल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो ये टर्म पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव तब हो पाएगा जब ये चीज छोटी हो, ये चीज बड़ी हो, उससे थोड़ा सा याद रख सकते हो कि भाई किससे किसको सेपरेट करना, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस साइड वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, इस साइड वाला छोटा होना चाहिए। ये चीज अभी क्लियर है। हाँ बोलो करण, जो चल रहा है दिमाग, वैल्यू वाइज, चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। 2 मिनट रुको, अभी क्वेश्चंस देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इतना बच्चों अब क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों वापस इसमें आप देखना, हाँ इधर बच्चों मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग उतनी सही नहीं है, पर ये चीज भी बच्चों लगभग लगभग वही है। क्या मतलब है मैं बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कम, इन एमिशन स्पेक्ट्रम वी गेट सम ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा ओनली, खैर बच्चों मैं बता देता हूँ, इधर समझो बच्चों, जो ये लिखा हुआ है
वही उसमें लिखा हुआ है, उससे उतनी दिक्कत नहीं है। बस इतना है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमें डार्क बैकग्राउंड पे कुछ ब्राइट लाइंस मिलती है, डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस मिलती है, ठीक है ना, अभी जो मैंने समझा है। उसके अलावा बच्चों एक फॉर्मूला मैंने इधर और लिखा है, उसका क्या मतलब है वो समझो। जैसे मान लो बच्चों ये 1 ये 2, बच्चों 2 से 1 में आ रहा है, कितने तरीके से आ सकता है, एक, तो कितनी वेवलेंथ मिलेगी, एक। अब मान लो 3 से 1 में आ रहा है, तो 1 2 3, समझ गए बच्चों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन माइनस 1/2। अब इसमें 2 रखो, 2 माइनस 1/2 1 आ गया, तो 2 से 1 में आएगा तो एक वेवलेंथ। 3 रखो, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 3 वेवलेंथ। अब देखो ये 3, 4 से 1 में आ रहा होगा तो 6, कैसे, ये 3 तो है ही, 1 2 3, ये 3 और मिल जाएंगे। वो अलग अलग तरीके से आएगा, जैसे मान लो 4 से पहले इधर आ गया, फिर इससे इधर आ गया, 4 से इधर आया, फिर इससे इधर आ गया, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। जैसे समझो सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, अब तुम्हारे ऊपर है सीधा जंप करके ऐसे आ जाओ, कई सारे लोग हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, कोई ऐसे जंप करके आ रहा है, कोई ऐसे, फिर ऐसे जंप करके आ रहा है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं वो देख रहे हैं। समझ गए बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत, एक बार में देखो इसमें क्या होता है, हम गैस भर दी, एक गैस में जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा एटम्स, तो बहुत सारे, जैसे मान लो मंदिर की सीढ़ियां, भीड़ बहुत है, जिसका जैसे मन किया वो कूद कूद के जा रहा है, तो उस तरह से मान लो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज कितनी मैक्सिमम बन सकती हैं, वो ये बन सकती है। अभी समझ गए बच्चों, अभी से क्लियर है, ठीक है। तो यही चीज बच्चों मैंने यहाँ समझाई है, ये हो गया अपना एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ, ये दिख नहीं रहा वो मैं बता रहा हूँ, उसी वजह से वो यहाँ पे है, बस फॉर्मूला लिख लो, वो उतना काम का है, बाकी वो ये यही चीज है। देखो मैं बता रहा हूँ, वो यही चीज लिखी हुई है, तो वो इसमें प्रिंटेड में है, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ प्रिंटेड में दिया है वही चीज वहां बोल के लिखा है, समझ गए ना। तो बच्चों जो थोड़ा सा कम साफ दिख रहा है वो यही चीज है, बस फॉर्मूला एक अलग से और लिखा है, समझ गए ना। अभी बच्चों ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब आता है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले एमिशन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा और बढ़ा के फिर मैं एब्जॉर्प्शन पे आता हूं। तो कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये था बच्चों अपना एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी का बच्चों एक दो और डायग्राम मैंने बनाए हैं, वो वही है, हाइड्रोजन गैस, लाइट गिरी, यहाँ पे हमने लिया, तो उस तरह से कुछ डार्क बैकग्राउंड पे कुछ स्पॉट्स मिल जाएंगे, क्लियर है। अब ये मैंने कंपैरिजन जैसे बताया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है इसमें सारी वेवलेंथ है, सारी वेवलेंथ, ये चीज है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे मैंने समझाया, डार्क बैकग्राउंड पे कुछ ऐसे ब्राइट लाइंस मिल जाएंगे, डार्क बैकग्राउंड पे क्या होगा, कुछ ऐसे ब्राइट लाइंस मिल जाएंगे, इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें ब्राइट बैकग्राउंड पे कुछ डार्क लाइंस मिलेंगे, वो कैसे आएगा अभी हम पढ़ेंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम समझ गए। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि उसमें सारी वेवलेंथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है अब वो मैं अभी बताऊंगा, इतना समझ गए ना बच्चों, चले आगे, ठीक। अब एब्जॉर्प्शन पे बच्चों अगर हम आए तो वो समझो, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बच्चों क्या होता है वो समझो, ये लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स, इससे मान लो व्हाइट लाइट आ रही, इससे क्या आ रही है, व्हाइट लाइट, उस व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म से गुजारा, अब प्रिज्म से गुजारने के बाद वो एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम बन गया। अब इसमें मान लो जैसे हाइड्रोजन भरा हुआ है, हाइड्रोजन की जगह कोई और सैंपल भी हो सकता है, बट मान लो हाइड्रोजन भरा हुआ, हाइड्रोजन भरा हुआ, हाँ हाइड्रोजन गैस, लो प्रेशर पे गैस जनरली भर देते हैं, तो कहने का मतलब ये कि प्रोसेस ये रहती है।
अब हाइड्रोजन के लिए कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्तिक डिस्कशन नहीं करो, जो डाउट हो मुझसे पूछो, ठीक है। हाँ, अब बच्चों वापस समझो होगा क्या, हम इसमें सब तरह की लाइट भेज रहे हैं, सब तरह की लाइट भेज रहे हैं, क्लियर है। अब सब तरह की लाइट अगर हम इसमें भेज रहे हैं तो होगा ये, जैसे हाइड्रोजन में हमें पता है कि एनर्जी लेवल्स ये होते हैं, ये 13.6, ये 3.4, ये 1.5, ये 0.85। बच्चों बताओ ये डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस 12.1, ये डिफरेंस 12.75 है, शायद वही आता है, क्या देख लेंगे, ये क्लियर है। अब समझो हमने सब तरह की लाइट भेजी, सब तरह की लाइट भेजी, तो उसमें से जो 10.2 का फोटोन होगा उसको हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो यहां नहीं पहुंच पाएगा, वो इसमें से गायब हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, अपर स्टेट में पहुंच गया, वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो उसको थोड़ी देर बाद फिर हाथों हाथ एमिट भी कर देगा, लेकिन वो उस तरफ नहीं भेजेगा, वो तो कहीं भी भेज सकता है। वो फिर अगर हमने जहां जिस तरह का सिस्टम बनाया हो कि वो इस तरफ एमिट करे या उस तरफ एमिट करे, ऐसा थोड़ी कि उसने एब्जॉर्ब किया अब बिल्कुल उसी तरफ फेंकेगा, वो तो किसी भी तरफ एमिट कर सकता है, समझ पाए। तो यहां 10.2 वाला गायब हो जाएगा, हमने उसमें सारे फोटॉन्स भेज रहे थे, लेकिन उसमें से 10.2 का इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके हो सकता है फिर एमिट कर दे, एमिट वो कहीं भी कर सकता है, इधर तो नहीं करेगा, बहुत कम चांस है कि इधर करे, या हम कई बार ऐसा अरेंजमेंट बना देते कि इस तरफ ना कर पाए, तो इधर वो चीज गायब हो गई। ऐसे इस पूरे में 12.1 का जो होगा उसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब एमिट कर देगा बाद में, पर वो तो कहीं भी कर सकता है, तो यहां स्क्रीन पे 12.1 का गायब हो गया, 12.75 का इसमें जो था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाद में एमिट कर देगा पर कहीं भी कर सकता है, तो जो सीधा सीधा आ रहा उसमें तो गायब हो गया, ये चीज समझे। तो इसमें जो हमारे सारे कलर आ रहे थे उसमें से 2 3 4 लाइन मिस हो जाएंगी, तो जो व्हाइट बैकग्राउंड, जैसे सारा कलर मतलब एक तरीके से व्हाइट मान लो, उसमें से कुछ एक लाइन मिस हो जाएंगी, तो वही इसमें समझाया गया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जैसे हम ये भेज रहे हैं उनमें से मान लो 10.2 उसने गायब कर दी, 12.1 गायब कर दी, कुछ और गायब कर दी, तो वो गायब हो गई तो वहां पे ब्लैक स्पॉट आ जाए, ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये चीज समझे। अब वापस समझो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ वही हमें एमिट जो करेगा वो ये गायब वाली होगी, जैसे उसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया अब फिर एमिट करेगा, तो कौन सी एमिट करेगा, जो ये गायब है, समझ गए ना। अब फिर समझो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे वो ग्राउंड स्टेट में है, उसने मान लो, चलो पुराने पे ही आते हैं, पुराना वाला डायग्राम कहाँ है, ये रखो, ग्राउंड स्टेट में 10.2 का लेके यहां पहुंच गया, तो कितनी लाइन गायब हो गई, मान लो ये अकेला है, एक लाइन गायब हो गई, और किस में पहुंचा वो 2 में, तो जब वो 2 में होगा तो कितनी लाइन गायब करेगा, एक। अब मान लो वो 3 पे पहुंच गया, तो इसे गायब करेगा, इसे गायब करेगा, और इसे भी कर सकता 3, लेकिन ये गलत है, वो बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि पहले यहां से यहां गया फिर इससे इसको, वो ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में ये स्टेट अनस्टेबल होती है, तो वो अगर यहां से ऊपर गया है तो ऐसा नहीं कि एक्साइटेड स्टेट में फिर फोटोन लेके फिर ऊपर चले जाए, फिर लेके फिर चला जाए, ऐसा नहीं होता, वो अगर यहां से यहां गया है तो पहले वापस आएगा फिर भले ही चला जाए। तो कहने का मतलब ये कि इसमें ये सिचुएशन है, वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो मान लो अगर वो 2 में जा रहा है तो केवल एक ही तरीके से जा सकता है, अगर वो 3 तक जा रहा है तो 2 तरीके से जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहां से फिर यहां जंप कर दे। 4 में जा रहा है, बताता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो बच्चों अगर वो 2 में जा रहा है
तो कितने फोटोन को गायब कर सकता है? एक। 2 पे जा रहा है तो कितने फोटोन गायब कर सकता है? एक। अगर वो 3 पे जा रहा है तो कितने फोटोन गायब कर सकता है? 2। 4 पे जा रहा है तो 3। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन मिस होंगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1। अगर 4 पे है तो 4-1, 3 पे है तो 3-1, 2 पे है तो 2-1। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो मैंने समझाया उसमें n×n-1/2, क्योंकि जो बीच की स्टेट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि भाई उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया फिर एक और फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया फिर एक और फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, वैसा नहीं होता। वो पहले ग्राउंड पे आएगा फिर ही वहां जाएगा वापस। हाँ, एमिशन में तो क्या है, वो वापस आ रहा है तो 5 से 4 आ गया या 4 से 3 आ गया, वहां दिक्कत नहीं। समझ गए ना, यहां दिक्कत है। समझ गए? ओके, चलें बच्चों, आ गया। तो अब यही चीज बच्चों मैंने इसमें सिखा रखी है, यहां तक बच्चों मैंने बता ही दिया। ये जो बच्चों थोड़ा सा इसमें गलत, मतलब साफ साफ प्रिंट नहीं है, वो यही चीज लिखी हुई, ये यही चीज है। इसमें बच्चों केवल ये एक फॉर्मूला काम का है, ये चीज अभी मैं वापस और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले मैं केवल एमिशन और उसका बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल वाली चीज देखेंगे। फिर बच्चों यहाँ वही n×n-1/2 फॉर्मूला, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें मैंने बच्चों यहाँ बता रखा है n-1। नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस कितनी होंगी? n-1। ये मैंने नीचे लिख रखा, ये समझ गए? बताता हूँ, वो क्या है कि जैसे कई बच्चे अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट टू nth ऑर्बिट देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क लाइंस, वो तो मैंने बता ही दिया। हियर वी गेट सम डार्क लाइंस, दीज लाइंस आर दोज वेवलेंथ व्हिच आर एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर वो तो कुछ नहीं है, व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है, व्हाइट लाइट सोर्स, ये बच्चे ने कुछ, हर कोई अपने अपने हिसाब से थोड़ी लैंग्वेज लिख लेता है। जैसे कई चीज़ें मैं बोलता हूँ तो बच्चे अपने अपने हिसाब से लिख लेते हैं, पर चीज़ें वही हैं, उसके लिए उतना परेशान नहीं, ठीक है ना। और बाकी मैं उसका ओरिजिनल जो होगा उसमें देख के बता दूंगा, क्या है वो जेरोक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो बच्चे ने अपने हिसाब से कुछ लिख लिया होगा। हाँ ठीक है, चलो फिर बाद में देख लेंगे। अब ये आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब वापस बच्चों इसमें समझो। हाँ, अब बच्चों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, जो ये वाला पार्ट है इसी का साफ सुथरा हिस्सा ये है, वो ये है, दोनों सेम ही है, तो वो बच्चों में बता रहा हूं। तो अब बच्चों समझना, कहाँ गया अपना, हाँ ये रहा, ठीक है बच्चों। देखो ये अपने एनर्जी लेवल्स, ये अपने एनर्जी लेवल्स हैं। तो बच्चों यही फोटो ये वाला है, और उसी को जो स्टूडेंट ने लिखा है वो इधर है, क्या कि मैंने स्टूडेंट वाला और ये वाला दोनों ही लिख दिए। यही फोटो बच्चों ये है, बस ये कि ये स्टूडेंट की राइटिंग में वो टाइप्ड फॉर्मेट में, ठीक है। अब समझो बच्चों, बच्चों पहले कंक्लूड करते हैं, हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़े, एक एमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। एमिशन में क्या होता है, हम उसमें एनर्जी देते हैं तो वो अपर स्टेट में से वापस आते हैं, लाइट एमिट करते हैं, तो हमें डार्क बैकग्राउंड पे कुछ ब्राइट लाइंस मिलती है। उसमें अगर वो nth ऑर्बिट में है और ग्राउंड पे आ रहा है तो हमें मैक्सिमम कितनी डिफरेंट लाइंस मिलेंगी? n×n-1/2। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की बच्चों पूरी प्रोसेस मैंने समझाई, डायग्राम वायग्राम। अब कंक्लूजन क्या है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक वाइट बैकग्राउंड मान लो तो उसमें कुछ कुछ लाइन मिस हो जाएंगी, वो हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसमें अगर वो nth ऑर्बिट तक जा रहा है, मगर मान लो 4 तक जा रहा है तो कितनी लाइन मिस होंगी? 3। 6 तक जा रहा है तो कितनी लाइन मिस होंगी? 5। ये चीज समझ गए बच्चों? ओके, इसी में बच्चों ऐसे ही एक दो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ बोलो बच्चों। An atomic gas is excited at low pressure by passing an electric current through it. The emitted radiation contains certain specific wavelength. The spectrum is called, कौन सा है ये? ठीक है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम। फिर बच्चों देखो,
A white light pass through a gas at low pressure creates some dark lines in the spectrum. इन dark lines को क्या बोलते हैं? Absorption line spectrum. समझ गए? ओके, अब बच्चों वापस हम इस पे आते हैं। अब बच्चों जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसी को हमने क्लासीफाई कर दिया, समझ रहे हो? जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जैसे मान लो बच्चों अपने इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दिया, मेल फीमेल, रिच पुअर, लिटरेट इलिटरेट, कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर दी। तो ऐसे यहाँ मान लो क्लासिफिकेशन समझो। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों समझो। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो अब वो कहीं से भी अगर पहले में आ रहा है, पहला मतलब ग्राउंड, कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज का। किसका बोलते हैं? लाइमन सीरीज का। तो अब बच्चों उसे 1 पे आना है, तो 1 पे वो कहां से आ सकता है? इनफाइनाइट से, या चलो पहले ऊपर से शुरू करो, 2 से 3 से 4 से 5 से इनफाइनाइट से, वहीं से तो आएगा। तो 1 पे अगर वो आ रहा है तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। अब जस्ट ऊपर वाले से आया तो उसको नाम देते हैं फर्स्ट लाइन, उसके ऊपर वाले से आया तो नाम देते हैं सेकंड लाइन, उसके ऊपर वाले से आया तो नाम देते हैं थर्ड लाइन, और बिल्कुल इनफाइनाइट से आया तो उसे नाम देते हैं सीरीज लिमिट। उसे नाम क्या देते हैं? सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। ठीक है, तो अब वही समझो बच्चों, ये जस्ट ऊपर वाले से आया तो इसको मैंने क्या नाम दिया? फर्स्ट। इसको क्या नाम दिया? फर्स्ट। ऐसी बच्चों देखो, ये फर्स्ट है, तो बताओ ये वाली कौन सी होगी? ये सेकंड। ये वाली कौन सी होगी? ये वाली कौन सी होगी? फोर्थ। और इसको क्या बोलोगे? लिमिट। तो वही मैंने यहां लिखा है, समझ गए? अब बच्चों जब हम इसके फोटोन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों बताओ ये डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस कितना है? 13.6। तो बच्चों अगर तुमसे बोलेगा कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोला? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो डिफरेंस क्या हुआ? 10.2। वेवलेंथ कैसे निकाल लोगे? 12400 10.2 लगभग 1240 मार्क एंगस्ट्रॉम। अब उसने वाला कैलकुलेट सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। बच्चों 12400 किससे डिवाइड करोगे? 13.6, कुछ 900 के आसपास आएगा एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों बताओ सबसे कम वेवलेंथ कौन सी हुई? सबसे कम वेवलेंथ इसमें 900, और सबसे बड़ी वेवलेंथ, क्लियर है? तो 900 से लेके कुछ 1240 तक तुम्हें मिलेगी, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों याद करो वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? 4000। वॉयलेट की 4000, ये है 1200, उससे कम है या ज्यादा? कम। 1200 कम है, कम। वॉयलेट से कम वेवलेंथ जिसकी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो ये हमें जो मिलती है वो अल्ट्रा वॉयलेट में मिलती है, तो ये मैंने यूवी लिखा है, यूवी मतलब अल्ट्रा वॉयलेट। तो लाइमन सीरीज हमें किस में मिलती है? अल्ट्रा वॉयलेट में। अब बच्चों इसी को अगर मैं घुमा के पूछता हूं, तो घुमा के बच्चों ऐसे पूछते हैं कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन वही 900 के आसपास। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट वाला। समझ गए बच्चों? तो एक मेथड होता है बच्चों हम इस तरह से सॉल्व करें, तो बच्चों जनरली हम ये वाला प्रेफर करते हैं, मैं अधिकतर ये प्रेफर करता हूँ, ये मुझे आसान लगता है। लेकिन बच्चों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ऑप्शन मैच कराने होते हैं। जैसे मान लो उन्होंने बोला कैलकुलेट मैक्सिमम कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी फोटोन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आंसर क्या होगा? 1240। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। लेकिन उन्होंने ऑप्शन वो नहीं दिया है। ऑप्शन बच्चों जैसे हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी, तो कहां से कहां आएगा? 2 से 1,
तो 1/1² माइनस 1/2²। तो बच्चों को उससे याद रहेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ छोटा आएगा यहाँ बड़ा आएगा, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो अब समझो r 1 - 1/4 3/4। अब लैम्डा यहाँ से कितना आ गया 4/3r। अब ऑप्शन में 4/3r r/2 उस तरह के, तो फिर ये मेथड काम में नहीं आएगा। तो उसी वजह से वो फॉर्मूला भी आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? n1 n2 लिख लो, चाहो तो जो लिखना चाहो लिख लो, लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव होना चाहिए, तो बड़े से ही छोटा सब्ट्रैक्ट हो। वो n1 n2 लिख लो, n इनिशियल n फाइनल लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर। पर दिमाग में ये रखो कि भाई वेवलेंथ पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, बस दिमाग में ये होना चाहिए। समझ गया भाई? ओके। अब बच्चों बताओ लाइमन सीरीज समझ पाए? बोलो बच्चों, लाइमन में कहीं कोई दिक्कत? ओके। अब जो हमने लाइमन के लिए पढ़ा है बच्चों n = 1, उसके बाद क्या आता है n = 2। तो बच्चों कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 2 पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अब कहीं से भी उसे 2 पे आना तो कहां से आएगा? 3 से, 4 से, इन्फानाइट से। तो जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है मतलब 3 से, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन। उसके ऊपर वाले से आ रहा है तो सेकंड, उसके ऊपर वाले से तो थर्ड, और इन्फानाइट से आ रहा है तो सीरीज लिमिट। तो वही बच्चों, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, और ये सीरीज लिमिट। बोलो योगेंद्र कोई दिक्कत हो? अब बच्चों मान लो मैं फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, तो इसको 1 को छोड़ दो एक बार। 1.5 और 3.4 कितना डिफरेंस हुआ? 1.9। तो फोटोन कैसे निकालोगे? 12400 1.9 एक बार 2 मान लेता हूं तो लगभग 6000। अब मान लो वो इन्फानाइट से आ रहा है, तो इन्फानाइट पे एनर्जी क्या है? 0। और ये कितना डिफरेंस हुआ? 3.4। तो 12400 3.4 लगभग 4 मान लेता हूं, हालांकि कम आएगा पर 4 मान लेता हूं। तो बच्चों 4000 और 6000 याद करो बच्चों, विजिबल कहां से कहां तक होती है? 4000 से 7000, तो लगभग वही रेंज फंस रही। तो कई बार वो घुमा के बोलता है वी गेट ए फोटोन इन अल्ट्रावायलेट रीजन। इसका मतलब वो किस सीरीज का फोटोन है? लाइमन। वी गेट ए फोटोन ऑफ विजिबल रीजन, तो वो किस? वार्मर। तो यहां बच्चों मैंने लिख रखा है विजिबल। क्या लिख रखा है? विजिबल। तो यहां जो बाल्मर सीरीज होती है वो किसमें होती है? विजिबल में। समझ गए? अब यही कहानी बच्चों वो 3 पे आ रहा हो तो 4 से आए फर्स्ट लाइन, इन्फानाइट से आए सीरीज लिमिट, वही कहानी पास चल। अब बच्चों एनर्जी कम होती जाती है, तो ये यूवी है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, वो रेडियो है, वो लॉन्ग रेडियो आ जाएंगी, उतना कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों सीक्वेंस बस पता होना चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, बस उसके आगे की जरूरत नहीं। देखो इनमें कोई सार बाउंड्री नहीं होती। आप इसमें कह रहे हो ना, देखो इसके जो इधर वाले फोटॉन्स होंगे वो रेडियो में आ जाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले किसमें चले जाएंगे? इंफ्रारेड में। तो इनमें कोई सार बाउंड्री नहीं होती, समझ रहे हो? अब वो चीज रहेगी। अब जैसे इसमें भी तुम देखोगे, इस साइड के तुम निकालोगे तो रेड से कम वेवलेंथ आ जाएगी, समझ रहे हो? सॉरी, इसका निकालोगे तो हो सकता है वॉयलेट से कम आ जाए, इसका निकालोगे तो हो सकता है रेड से ज्यादा आ जाए। तो एकदम शार्प बाउंड्री नहीं होती, बस रफली लेके चलते हैं कि हाँ ये यूवी, ये बाल्मर विजिबल, ये इंफ्रारेड, उसके बाद की कोई मतलब नहीं। उसके बाद में हम चाहो तो इसे इंफ्रारेड में रख लो, रेडियो में रख लो, इसको भी किसी में भी रख लो, उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब हाँ आती है, लेकिन उसका मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है एकदम सडन जंप आता है। जैसे तुम इसको देखो यूवी और सीधा 10 एनर्जी कम होके, तो उस तरह से आपको सब तरह की चीजें मिलती ही नहीं है, तो हम बहुत प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं, बस ये 3 याद रखने होते हैं, उतना काफी, बाकी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। समझ गए बच्चों? तो बेसिक चीज बच्चों बस पता होना चाहिए कि हम इस तरह से एनर्जी लेवल ड्रॉ करके वेवलेंथ वगैरह निकाल सकते हैं। हाँ किसी किसी क्वेश्चन में अगर आर के टर्म्स में हो तो प्रॉपर फॉर्मूला 1/λ
इक्वल टू आर वो भी आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला भी आना चाहिए। इतना समझ गए ना बच्चों? अभी यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो यही चीज बच्चों मैंने इसमें डिटेल में समझाई है, वो कोई काम की नहीं है। फाइनल फॉर्मूला ये काम का है, फाइनल फॉर्मूला एक ये काम का है। और दूसरा बच्चों ये एनर्जी का बनाना आना चाहिए, शुरू के 4-5 रट जाने चाहिए, यहां तक नॉर्मली रटा होना चाहिए 0.54 तक, उसके बाद का भले ही रटा हो, क्योंकि उतने की जरूरत ज्यादा पड़ती। अब इसी में बच्चों हो सकता है कि हीलियम का पूछ ले, आपसे पूछे फाइंड फाइंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हीलियम एटम, फाइंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम एटम। तो एनर्जी में बच्चों Z² होता है, हीलियम के लिए Z कितना होगा? 4 का मल्टीप्लीकेशन, तो हर एक में 4 का 4 का 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों बताओ ये गैप कितना आया था? तो हीलियम के लिए वो 10.2 इंटू 4 हो जाएगा, तो वेवलेंथ 12400 डिवाइड बाई 4 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसने बोला लिथियम, तो उसका एटॉमिक नंबर 3, तो हर एक में 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लीकेशन। तो अब अगर वो ये पूछता है तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये चीज रहेगी। समझ गए? उसके बाद जो भी फिर तो यू में नहीं फुल करेगा। नहीं, फिर वो यूवी में नहीं। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन के लिए। अब इसमें हीलियम के लिए निकालोगे तो विजुअल थोड़ी होगा, वो कोई और रीजन में पहुंच जाएगा, तो वो फिर हम पढ़ते नहीं, मतलब उसको रट के नहीं पढ़ता है, स्टैंडर्ड ये रहता है। अब बच्चों जो मैंने तुम्हें एक सीट प्रोवाइड की है उसे निकाल, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों हम 48 तक कर चुके थे, अब 49 के बाद से आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं सॉरी 28 तक कर चुके थे, हाँ। अब 29 से बच्चों आप ट्राई करो एक बार। बच्चों बाकी ये सीट सब पे है ना? ठीक, करो एक बार। बच्चों यही मैंने थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ बता रखा है कि भाई लाइमन सीरिंग में जहाँ से यहाँ जंप करेगा तो चीज़ें वही है, रेंज लिख रखी है, पर कोई डेटा ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। बच्चों एक सेकेंड इसका आंसर दो एक बार। When electron excited to nth energy stored in hydrogen, possible spectral line emitted. सही है, n इंटू एन माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? C। ठीक है, ओके। समझ गए ना बच्चों? अब बच्चों इसे देखो, the absorption transition between the first and fourth energy state of hydrogen atom are 3, the emission transition between states क्या होना चाहिए? एक बार सोचो फिर मैं समझो। देखो, the absorption transition between the first and fourth energy state of hydrogen atom are 3, तो फर्स्ट से 4 जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है n-1 3 एब्जॉर्प्शन लाइन मिलेंगे, लेकिन जब एमिशन में आएगा तो 4 से जब ग्राउंड में आएगा तो एमिटेड लाइन कितनी मिलेगी? 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी कि 6। समझ गए ना बच्चों? वापस बताता हूं, फर्स्ट से फोर्थ एनर्जी में जा रहा है तो फोर्थ में जाएगा तो मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन में ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा तो 3 ही मिलेंगे, तो वो ठीक है। लेकिन जब 4 से वापस आएगा तो n इंटू एन माइनस 1/2 कितनी मिलेंगी? 6। बस वो है। हाँ, अब बच्चों इसे कर लो एक बार जो मैंने बता रखा है। ठीक है ना? एक बार अटेम्प्ट कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
of the various series of hydrogen spectrum the one which lies completely in ultraviolet region. तमन्ना तुम बताओ इसका आंसर. सही है, लाइमन सीरीज. बच्चों अल्ट्रावोलेट में कौन सी आ जाती है? लाइमन सीरीज. 30 द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. बच्चों ऋतिक तुम बताओ इसका आंसर. सही है, अल्ट्रावोलेट. बच्चों वही है, बस घुमा के पूछ लिया. बच्चों 29 में फर्स्ट लाइमन सीरीज, 30 में सी अल्ट्रावोलेट. इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है. अब 31 द energy level of hydrogen spectrum is shown in figure. There are some transition A, B, C, D, E. ठीक है. अब A, B, C इन सब के बारे में बच्चों बताना है कि क्या है. तो बच्चों करण तुम बताओ, बता पाओ तो चलो कर लो. हर्षित तुम बोलो C. देखते हैं आंसर इसमें से टिक होंगे. सही है, सही है. तो बच्चों देखो 31 में डिस्कस कर रहा हूं. ए को बच्चों ध्यान से देखो. तो ए बच्चों इन्फानाइट से 1 में आ रहा. इन्फानाइट से 1 में आ रहा है तो ये लाइमन की लिमिट होगी. लाइमन की लिमिट होगी. बी को देखो बच्चों 5 से 2 में आ रहा है. तो 2 में आ रहा है तो बाल्मर. 2 में आ रहा है तो बाल्मर. 3 से आता तो फर्स्ट, 4 से आता तो सेकंड, 5 से आ रहा है तो थर्ड. तो ये होना चाहिए थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर. अब सी. सी बच्चों 3 पे आ रहा है और एक छोड़ के आ रहा है. तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इसको बोलेंगे सेकंड लाइन लाइमन बाल्मर पास्चर. सेकंड लाइन ऑफ पास्चर. अब डी बच्चों वो तो एब्जॉर्प्शन वाली है, उसे छोड़ दो. ई को देखोगे वो भी सीरीज लिमिट ऑफ वही लग रहा है. पर चलो अब ऑप्शन देखते हैं. ए बी सी डी. ए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज थर्ड है. थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मर वो भी सही है. सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन. बच्चों ए भी तो सही लग रहा है. अच्छा हाँ, वो फर्स्ट नहीं, वो तो लिमिट है. वो तो लिमिट है, तो वो गलत हो गया. फिर बी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. चलो एक बार बोल भी सकते हैं, हालांकि हाँ वो हालांकि इस चीज में गलत होगा. आयनाइजेशन पोटेंशियल से मतलब हुआ जैसे -13.6 है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल माना जाएगा 13.6 वोल्ट. वो इस तरह से थोड़ी दिखाएंगे, तो वो चीज वैसे ही गलत है. हाँ सेकंड बी तो गलत हो गया ना. आयनाइजेशन पोटेंशियल तो है ही नहीं, वो गलत है. सी सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सही है. थर्ड लाइन ऑफ वो भी सही है, ये भी सही है. तो बच्चों सी ऑप्शन सही है. अब डी ऑप्शन सीरीज लिमिट सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन वो गलत है, अपनी थर्ड आ रही है. हाँ आप बोलो कर. वापस सुनो. तो मुझे ये बताओ ए बी सी डी किस वाले में तुम्हें डाउट लगा है? सी वाले में डाउट है ना, मतलब सी ऑप्शन में या ए बी सी डी ई उसमें. तो अब समझो सी वाला जो है उसको ध्यान से देखो. वो 5 से किस में आ रहा है? 3 में. 3 में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? पास्चन सीरीज. 3 में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? पास्चन. 4 से आता तो फर्स्ट, 5 से आता तो सेकंड. वही लिखा है तो वो सही है. अभी समझ गए? ओके. अब बच्चों 32 सेम है या डिफरेंट है? पूरा सेम है या अलग है थोड़ा बहुत? नंबरिंग डिफरेंट है ना, वैसे सेम है ना. ठीक है, तो बच्चों उससे मैं स्किप कर रहा हूँ. आंसर जरूर बता देता हूँ. आंसर बच्चों 4th है उसमें. नहीं आंसर उसमें शायद 4th है, लेकिन हाँ. तो बच्चों क्या होता है, ये जैसे मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन रखे हैं. जेई मेंस में बच्चों जैसे जनरली जो मैंने पैटर्न देखा है वो ये रहता है कि उसमें 6-7 शिफ्ट 10 शिफ्ट में पेपर होता है. तो पहली शिफ्ट में जो पेपर आते हैं उनमें कुछ चेंज करके दूसरे में आ जाते हैं, फिर वैसा ही रहता है. कई क्वेश्चन ऐसे ही सेम आ जाते हैं. खैर ठीक है. अब 33 वो भी सेम है क्या? अच्छा पता नहीं इतने ज्यादा सेम कैसे आ गए इसमें. ठीक है बच्चों, आंसर सी हो जाएगा. इसमें आंसर हो जाएगा सी.
33 बच्चों सी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब 34 बच्चों कर लो, जब मैं पूछूं तब बताना। Figure shows the energy level PQRS G of an hydrogen atom where G is ground state. A red line in emission spectrum of atom can be obtained by energy from R to S. तो बच्चों R से S में तुम्हें क्या मिल रही है? रेड लाइन। ब्लू लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड, आपको बताना है ब्लू लाइन कब मिलेगी। ब्लू लाइन बच्चों कब मिलेगी? तो बच्चों इस तरह से तुम्हें एनर्जी लेवल्स दी है। G ग्राउंड स्टेट, S R Q P, R से S, इसमें तुम्हें रेड लाइन मिल रही है और तुम्हें ब्लू चाहिए। कार्तिक तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से अगर हो गया, क्या लग रहा है तुम्हें? क्यों लग रहा है मुझे बताओ। पर P2S ही क्यों लग रहा है? अच्छा, P2Q, ठीक है, Q2R, P2R। देखो हाइपोथेटिकल एटम है, तो इसमें पहली चीज तो तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई ये हाइड्रोजन एटम की तरह से हम ट्रीट करें। समझ पाए ना? तो अगर उस तरह से तुम सोच रहे हो कि नहीं सेकंड में ही आना चाहिए, तो वो सोचना उतना सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? एक सेकंड को। ओके, अभिषेक तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? पर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है तुम्हें? अच्छा अच्छा, अनीस तुम बताओ क्यों लग रहा है? ओके, तुम बताओ। हाँ सही है। बच्चों समझो, इसको एनर्जी के हिसाब से करो। ये रेड है, ये ब्लू है। रेड ब्लू, VIBGYOR, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर हमें ब्लू चाहिए तो ज्यादा एनर्जी वाला चाहिए, ज्यादा एनर्जी वाला चाहिए। तो अब बाकियों को देखो, P2Q, तो बच्चों ऊपर की साइड एनर्जी के डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, तो ये गलत हुआ। Q2R, ऊपर की तरफ एनर्जी डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, गलत है। फिर P2R, बच्चों ऊपर अगर तुम इन्फानाइट से भी ले आओगे तो भी एनर्जी डिफरेंस कम ही रहता है, तो ये भी गलत है। P2S, बच्चों इतनी एनर्जी और इतनी एनर्जी तो बराबर हो गई, इसके पास ये एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई, तो इसकी एनर्जी उससे ज्यादा हो गई है, एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो उस वजह से बेटर ऑप्शन ये माना जाए। अब ये क्लियर है? तो बच्चों अब आंसर तुम्हारे पास क्या माना जाएगा? P2S। बोलो बच्चों, अभी समझ पाए? ठीक है, ओके। 35 बच्चों फिर कर लो, मैं डिस्कस करता हूं। The energy level of an hydrogen atom shown below the transition corresponding to shortest wavelength। बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, समझ गए ना? निशा तुम बताओ इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? डी, मतलब डी नंबर या डी ऑप्शन? मतलब ए ऑप्शन, मतलब देखो बी ऑप्शन है ना, और डी नंबर सही है। क्यों? ठीक है, सही है। बच्चों समझो 35, इसमें डी या बी ऑप्शन, समझ लो ना, जिसपे डी लिखा है वो या बी ऑप्शन। ऑप्शन जो हम टिक करेंगे वो बी माना जाएगा, और वैसे डी। समझे बच्चों? अब रीजन बच्चों समझो, रीजन ये है बच्चों, ध्यान रखो, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स ये है, तो इनको बच्चों अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर जाने पे ये ड्रास्टिकली कम होते हैं। बच्चों इधर आवाज नहीं करें, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला एनर्जी डिफरेंस देखो कितना है, 10.2 से 1 का 10.2, और तुम इन्फानाइट से लेके यहां आ जाओ तो भी ये 3.4 ही होगा। तो नीचे वाला जो होता है वो बाकी ऊपर सब मिला लोगे उससे ज्यादा होता है। और देखो बच्चों,
इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या हुआ 1.5, 3.4, 1.9, और इन्फानाइट से तुम यहां तक आ जाओ तो कितना हुआ 1.5, तो इतना 1.9 है और पूरा इन्फानाइट से यहां तक 1.5। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो एनर्जी गैप है वो उन सबसे कहीं ज्यादा है, ये जो एनर्जी गैप है वो इन सबसे कहीं ज्यादा है। तो नीचे वाले एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे तुम्हें लगे कि ये दिया है 1 2 3 4 5 6, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी E1 की, क्योंकि नीचे का एक गैप उन सबको मिला लोगे उनसे भी कहीं ज्यादा होता है। ऐसी मान लो इसकी एनर्जी E1 और यहां तक, या मान लो E3 और ये E4, कौन सी ज्यादा होगी E3। तो अब बच्चों समझो, जो ये वाला ऑप्शन है उसमें देखोगे तो नीचे 3 से लेके 1 तक आ रहा है, तो वो गैप सबसे बड़ा माना जाएगा, गैप सबसे बड़ा माना जाएगा, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी या डी नंबर। समझ गए ना बच्चों। अब बच्चों समझो, इसमें तुम ये कर सकते हो बच्चों, अप टू 50 तक तुम कर लेना, अप टू 50 तक इस सीट से कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें से बच्चों तुम एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3 कर लेना। कोई नहीं, कर लेना, डाउट हो तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों। तो इतना बच्चों कर लेना। हालांकि बच्चों जो ये